जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें वो प्रश्न शामिल है साथियों रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथियों आज की वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित सभी प्रश्न होंगे साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न साथियों क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है साथियों। तो देखिए साथियों ये एक प्रकार की घटना है। इसमें इस घटना में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कुंडली है जिसको कॉइल भी कहा जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है साथियों। ये जो है लाइनें जो है ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और ये कुंडली है कोई। यदि इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की गति है, या तो हम कुंडली को दूर ले जाएं या कुंडली को पास लाएं, तो इनके बीच या तो हम इसको दूर ले जाएं या फिर हम इसको पास लाएं, तो इनके बीच ऐसा करने पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो देखिए साथियों ऐसा किस बात में लिखा हुआ है। कहता है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। साथियों देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया, एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 साथियों क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। तो साथियों वैसे तो चांदी के तार एकदम सही हो रहेंगे यदि बनाया जाए, लेकिन इसे महंगा होने के कारण हम लोग इसका नहीं बनाते हैं, इसीलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है साथियों। तांबे का प्रयोग किया जाता है तार बनाने के लिए, लेकिन सही सबसे रहेगा चांदी का, लेकिन यह महंगा है इसीलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है साथियों। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो कहता है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आइंस्टीन के सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर। तो साथियों माइकल फैराडे के नियम पर जो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यानी कार्य प्रणाली है। साथियों जो ट्रांसफार्मर है वह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। आइंस्टाइन का नियम तो साथियों दो वस्तु के द्रव्यमान और एनर्जी से संबंध रखता है। न्यूटन का संबंध तो बल से रखता है। हुक का नियम का लेना देना ही नहीं है ट्रांसफार्मर से। तो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। कहता है इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है साथियों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत मोटर, विद्युत डायनेमो, विद्युत बैटरी और जनरेटर। तो साथियों देखिए ये तो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर को तेल दिया जाता है तब ये लाइट बनाता है साथियों। डायनेमो आयनेमो तो साथियों ये नहीं है। बैटरी को रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, लिथियम वगैरह की बैटरी आप लोग सुनेंगे, उनके अंदर रासायनिक क्रिया के द्वारा जो होता है उसे वैद्युत ऊर्जा में ये लोग बदल देते। कौन? बैटरी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। द्वितीय प्राथमिक बैटरी एक प्रकार केवल एक बार ही इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सेल हो जाते हैं टॉर्च में पड़ने वाले, एक बार उपयोग करने के बाद ये खराब हो जाते हैं। लेकिन द्वितीयक बैटरी उनको बार बार चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अब तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों। 5 नंबर प्रश्न मित्रों कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, आर्गन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, आर्गन और नाइट्रोजन का। तो साथियों जो गैस में बल्ब में भरी जाती गैस है वो साथियों आर्गन और नाइट्रोजन हो जाती। कौन? आर्गन और नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाती है। आर्गन जो है सबसे हल्की गैस है और इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसीलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता है बल्ब में भरने के लिए। यह अक्रिय गैस हो जाती है साथियों, इसीलिए इसको बल्ब में भरा जाता है ताकि यह किसी से क्रिया ना कर सके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। यहाँ पर देखिए साथियों कहता है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव।
तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे संकुचन प्रभाव का विद्युत से कोई लेना देना नहीं, ये तो एक शरीर का अंग भाग है साथियों। शरीर का प्रभाव, हृदय का जो धड़कना, ये क्रिया, हृदय का फूलना और पिचकना, ये साथियों संकुचन प्रभाव कहलाता है। तो संकुचन का संबंध विद्युत से किसी भी प्रकार से नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और देखिए कई बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 3 बार पूछा गया 2018 में साथियों। कहता है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो साथियों एक फॉर्मूला होता है ये कि W बराबर भी क्यों, V और क्यू ले जाने में कितने आवेश को, तो क्यू हो जाता है आवेश और V हो जाता है साथियों वोल्ट। तो साथियों W हो गया वर्क, तो साथियों रख देते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट गुणे 5 कूलाम, तो 10 पंजे 50, 50 तो आ गया साथियों। यहाँ पर देखिए 50 तो आ गया। अब आपको सोचना यह है कि एम्पियर में होगा, कूलॉम में होगा, वोल्ट में होगा, जूल में होगा। तो कार्य का मात्रक साथियों जूल होता है, ये इसीलिए ये जूल में होगा। तो साथियों ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए कहता है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है। अब साथियों दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। एक साथियों यह भी सूत्र होता है कि आई बराबर क्यू बटे, इसको हम लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा ऐसे सही रहेगा। क्यू बराबर आई गुणे टी, क्यू बराबर आई गुणे टी, यानी कि आवेश का मान उतना ही होता है जितनी धारा गुजर रही है उसका समय से गुणा कर दिया जाए। समय से, जितने समय में गुजर रही है उस समय हमेशा सेकंड में लेना है साथियों। तो यहाँ पर करंट साथियों 0.8 की है तो हमने ले लिया, और समय 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में साथियों हो जाएंगे 180 सेकेंड, 180 सेकेंड हो जाएंगे साथियों। 18 का गुणा 8 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना, 144 और 0.0 होगा यहाँ पर, क्योंकि एक आएगा तो इतना 180 का गुणा कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन पॉइंट लगा तो हो जाएगा ये। तो साथियों 144 बचेगा। अब 144 का साथियों संबंध किसी भी मात्रक से नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर साथियों क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। फिर से वही क्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्यू बराबर आई गुणे टी लगा देना है। तो कितनी धारा साथियों, 5 एम्पियर की यहाँ पर देखिए दी गई है, ये 5 एम्पियर की धारा ले ली। गुणे में समय करना है, समय 10 मिनट है साथियों। 10 मिनट में साथियों कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 से गुणा कर देते हैं 600 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 साथियों हो गया ये, 5 छक्का 30 और 3 जीरो फिर से 2 जीरो लगा देना है। तो 3000 आवेश कुलाम हो जाएगा साथियों। 3000 आवेश, सॉरी कुलाम, देखिए आवेश ये हो जाएगा 3000 कुलाम आवेश। तो साथियों ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया है लेकिन हम आपको पूरा प्रश्न बतलाएंगे। तो देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया 2018 में, तो इस बार क्यों नहीं पूछा जाएगा। कहता है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। साथियों अभी ऐसा प्रश्न हम बिल्कुल सेम लगा चुके हैं। इसमें W वाला फॉर्मूला लगा देना है साथियों। W बराबर V गुणे क्यू। क्यों आप ये भी साथियों जानते हैं कि क्यू का मान आई गुणे टी भी होता है। क्यों साथियों, आई गुणे टी भी होता है क्यू का मान। अभी हम लोगों ने दो सवाल देखे हैं वैसे। तो यहाँ पर हमें आई गुणे टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी किसी में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर V का मान साथियों 10 वोल्ट है और क्यू का मान साथियों 3 कूलाम है साथियों।
तो 3 हो जाएगा, तो 10 गुणे 30 हो जाएगा साथियों। 30 कार का मात्रक जूल होता है, तो इसीलिए जूल में आएगा, तो प्लस में जूल आएगा साथियों 30 जूल। तो 30 जूल ऑप्शन डी में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन डी जो है साथियों इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग बने रहिए, ऐसे ही प्रश्न रेलवे के परीक्षा में पूछे जाते हैं। साइंस की कहता है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा एक मिनट में 0.75 की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 बार पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। तो साथियों आपको फिर से इसमें क्यू का वही फॉर्मूला लगा देना है। तो देखिए विद्युत आवेश की मात्रा यानी कि क्यू पूछा जा रहा है आपसे, क्यू बराबर आई गुणे टी होता है सूत्र साथियों। तो आई का मान यहाँ पर देखिए एम्पियर होता है, तो 0.75 साथियों हो जाएगा। और कितने समय के लिए? 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समय को सदैव साथियों किसमें लेना है? समय को सदैव साथियों लेना है सेकेंड में, ऐसे फॉर्मूलाज में। तो साथियों जब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, कितना आएगा? तो देखिए 5 छक्का 30, 1 जीरो पहले से ही इसका हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर इसका गुणा लिख देते हैं, तो 1 जीरो पहले से ही, 5 छक्का 30, 30 का जीरो हासिल 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हो जाएगा, 45। और यहाँ पर देखिए 75 में 2 पॉइंट के 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर डबल जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये केवल 45 साथियों बचेगा। तो ऑप्शन बी में देखिए 45 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए फिर से न्यूमेरिकल है। कहता है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना करना है। साथियों वही सवाल वही चीज, लेकिन इस बार उसने कार्य देकर के आवेश को पूछ लिया है, लेकिन हमको वही लगाना है साथियों। W बराबर V गुणे Q, V गुणे Q लगाना है। तो यहाँ पर साथी V का मान दिया हुआ है और W का मान दिया हुआ। W का मान 60 जूल है और V का मान 12 है, 12 वोल्ट। और Q का मान तो हमसे पूछा गया है, तो Q का मान पूछा गया, हम काट देते हैं। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 5 कूलाम आवेश हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है 5 कूलाम आवेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 कूलाम आवेश एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है? न्यूट्रॉन की गति पर, पॉजिट्रॉन की गति पर, प्रोटॉन की गति पर, इलेक्ट्रॉन की गति पर। साथियों विद्युत में किसी भी परिपथ में विद्युत केवल इलेक्ट्रॉन की गति के ही माध्यम से होती है। इलेक्ट्रॉन यदि गति ना करे तो उसमें साथियों वैद्युत नहीं बहेगी, वैद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो इस प्रकार साथियों इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत के प्रवाह में योगदान भूमिका निभाती है। यानी आवेश प्रवाह की दर ही, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के ऋण आवेश हैं, यानी कि ऋण आवेश है, निगेटिव आवेश है। तो इस प्रकार आवेश प्रवाह की दर जो है वैद्युत धारा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के माध्यम से ही कि वो वैद्युत प्रवाह होती है, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये तो किसी भी परमाणु के उसमें नाभिक में बैठे रहते हैं, और न्यूट्रॉन भी क्यों, ये गति ही नहीं करते हैं। गति तो केवल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं ना साथियों। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न कहता है साथियों 0.9 एम्पियर की वैद्युत धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बहने वाला आवेश बताया गया है। क्या? बहने वाला आवेश, यानी कि आपसे क्यों पूछा जा रहा है। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा साथियों? क्यों बराबर आई गुणे टी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए साथियों आई का मान तो 0.9 है, आई का मान 0.9 और समय साथियों 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड लेना है। 12 नवा कितना होता है साथियों? 12 नवा हो जाता है 108।
108 हो जाता है और एक जीरो ये लगा हुआ है साथियों इधर से भी। लेकिन यहाँ पर 9 में देखिए 0.9 एक संख्या बाद वो है तो ये जीरो हट जाएगा यानी कि 108 कूलाम साथियों, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश कितना होगा। तो साथियों फिर से आवेश यानी क्यू की मात्रा की गणना आई गुणे टी। फिर से ये सूत्र आपको जरूर एक याद करके रखना है साथियों, क्योंकि अचानक से पूछ देगा तो क्या आप वहां याद करने बैठेंगे। तो आई का मान कहता है तो 0.5 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ये हो गया आई का मान साथियों। अब गुणे में समय, समय साथियों 5 मिनट है तो 5 गुणे हम 60 से गुणा कर देते हो जाएगा सेकंड ना, 60 से हो गया। तो 5 छक्का 30, 30 इसको सीधा 300 लिख दे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो साथियों। 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए और 5 तिया 15, 5 तिया 15 100 हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या है कि एक अंक के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ भी लग जाएगा। तो 150 साथियों इससे बचा 150 गुलाम। देखिए ऑप्शन डी में है साथियों। कहाँ पर? ऑप्शन डी में साथियों। देखिए 150 गुलाम आवेश दिया हुआ, ये देखिए 150 गुलाम आवेश ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न कहता है एक सर्किट में एक विद्युत एक सर्किट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। डब्लू बताना है आपको। डब्लू बराबर होता है वी गुणे क्यू साथियों, विभवांतर गुणे प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा। तो साथियों विभवांतर यानी कि वोल्ट में जो दिया है वैल्यू वो है साथियों 5 वोल्ट। विभवांतर है 5 वोल्ट और साथियों प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है 2 कूलाम। तो 5 दुना 10, 10 कूलाम आवेश जो है सॉरी 10 जूल कार्य करना पड़ेगा साथियों। कितना? 10 जूल कार्य करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में साथियों दे रखा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए हम, बस आप बने रहिए साथियों। कहता है 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा साथियों। डब्लू बतलाना है। डब्लू भी विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा यानी कि क्यू साथियों। तो विभवांतर हो गया साथियों 15 वोल्ट और कूलाम हो गया 5 वोल्ट। तो 15 पंजे 75 साथियों, 75 जूल कार्य करना पड़ेगा। सड़ासड़ हो रहा है कि नहीं? बस 2 सेकंड में आंसर आएगा आपको। न्यूमेरिकल में जब 2 सेकंड में आ रहा है तो साथियों आप इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपको विशेष तरीके से ये जूल का विशेष ध्यान रखना है, किसी में जूल नहीं लगा होगा और माइनस प्लस का ध्यान रखते चलना होगा आपको। ऑप्शन में आपको बहकाने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं लेकिन आपको नहीं उलझना है साथियों। तो देखिए कहता साथियों कि जो ये आरेख दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें क्या प्रदर्शित करता है साथियों। तो देखिए साथियों अब हमको ऑप्शन पढ़ लेना है। बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में प्रोटॉनों की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में परमाणुओं की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। तो साथियों आपको एक बात याद रखना, बंद परिपथ किसे कहा जाता है और खुला परिपथ किसे कहा जाता है। बंद परिपथ वो होता है साथियों जिसमें कहीं पर शॉर्ट ना हो, यानी कि वो खुला हुआ ना हो। उसमें बंद वो ऐसा परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, लेकिन खुले परिपथ में नहीं होगा। आप ही बनाइए, ऐसे ऐसे तार बनाइए और ये परिपथ कहीं से कटा हुआ हो, तार कटा हुआ हो, करंट नहीं जाएगा, सीधा सी बात ये है।
अगर कहीं से तार कटा हो वहां से करंट नहीं जाता, तार जुड़ा होना चाहिए, उसको कहते हैं बंद परिपथ। और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता वो होता है खुला परिपथ। तो साथियों जब विद्युत उसमें प्रवाह होगी या फिर बंद परिपथ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ओर उनके सिर होंगे, यानी कि एक ही तरफ सब गति करते हैं, एक ही दिशा में। यहाँ पर देखिए कुछ इधर की ओर है और कुछ इधर की ओर, कुछ इधर की ओर, यानी कि अंट संट गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये साथियों खुले हुए परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति है साथियों। क्या वो आप यह भी बात जानते हैं कि प्रोटॉन गति करने के लिए सक्षम नहीं है, वो नाभिक परमाणु के नाभिक में बैठा रहता है। क्यों साथियों? तो देखिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हमको आशा करते हैं। तो देखिए साथियों, ये देखिए प्रश्न आप सभी के सामने। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है जब 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त की जाती है। तो समय ज्ञात करना है साथियों, वही साथियों आपको लगा देना है। क्यू बराबर आई गुणे टी। यहाँ पर देखिए टी दे रहा था इतनी देर से, क्यों पूछ रहा था, क्यों दे के टी पूछ लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है। 300 दिया है साथियों, ये दिया है क्यू का मान, और साथियों आई का मान 0.5 दिया और टी गुणे में रखना है आपको। टी का मान तो हमको चाहिए साथियों। अब टी का मान तो हम लोगों को चाहिए करेगा ना, तो ये पॉइंट हटेगा तो साथियों यहाँ पर एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 साथियों, यहाँ पर 600 आ गया। तो टी का मान 600 आया, लेकिन ये सेकेंड में है, तो सेकेंड में ऑप्शन भी है, सेकेंड में ऑप्शन भी है। या फिर हम इसको 10 मिनट भी कह सकते हैं, हम इसको 10 मिनट भी साथियों कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं 600 सेकंड को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तड़कता भड़कता प्रश्न है साथियों, फिर से कहता है 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला वैद्युत आवेश क्या है? अब देखिए साथियों, अब तो सारा विवाला यहाँ पर हो जा रहा है कि अब की बार विद्युत आवेश पूछा है, फिर से कार्य दिया हुआ है, तो डब्लू वाला लगा दीजिए आप लोग, फिर से कोई दिक्कत नहीं। विभवांतर गुणे आवेश, वो हो जाएगा क्या? आवेश। तो साथियों यहाँ पर हमको आवेश पता करना है, कार्य दिया हुआ डब्लू यानी कि कार्य 60 जूल दिया हुआ है साथियों, और विभवांतर का मान साथियों 20 वोल्ट पहले से ही है, और गुणे में साथियों क्यू का मान हो जाएगा यानी कि आवेश का मान। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो साथियों 3 कूलाम आवेश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें साथियों, बढ़ते रहिए। तो देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न साथियों कहता है 10 विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा या पड़ता है। साथियों आप लोग प्रश्न देखिए, बस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, बस ये आप लोग देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सोच नहीं सकते साथियों। यहाँ पर भी डब्लू वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि वो पूछ रहा है कितना काम करना पड़ता है, तो हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा यानी कि क्यू। तो आप विभवांतर है 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 20, सॉरी 2 हो जाएगा इसकी मात्रा, तो 10 गुणे 20, 10 दुना 20 हो जाएगा 20 कूलाम। यहाँ पर देखिए न्यूटन भी दिया है और पास्कल भी दिया है और जूल भी दिया है और कूलाम भी दिया, लेकिन आपको जूल में लगाना है, क्योंकि कार का मात्रक साथियों जूल होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ये आपको विशेष तरीके से साथियों ध्यान रखना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 22 देखिए साथियों क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू बटे समय, ये क्या कहलाता है साथियों। हम इतनी देर से आपसे ये फॉर्मूला बतला रहे हैं, क्यू बराबर आई गुणे टी, क्यू बराबर आई गुणे टी। यदि हम इस आई को इधर भेज दे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि क्यू बटे टी हो जाएगा। उधर अकेले क्या रह जाएगा? आई रह जाएगा। क्या रह जाएगा? इधर अकेले आई रह जाएगा। तो क्यू बटे टी यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटे समय, ये साथियों वैद्युत धारा को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से
इसी सूत्र से सवाल हल करते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक धारा आई की ओर सूचित कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है कि 12 ओम के, साथियों देखिए ये जो साइन है ये ओम का साइन है। कौन सा? ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोध की खोज की थी, उन्हें ओम का नियम दिया गया था, इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम रख दिया गया साथियों। तो देखिए कहता है प्रतिरोध 12 ओम, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की, अरे 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बतलाएं साथियों। आपको ये देखना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आवेश की मात्रा क्या होगी साथियों? आवेश की मात्रा हो जाएगी साथियों कितनी? Q बराबर I गुणे टी, Q बराबर I गुणे टी। साथियों हमको ये प्रतिरोध बहुत फर्जी फंसाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर साथियों ये देखिए धारा दी है और 1 मिनट समय दिया है। तो सोचना किस बात का? 1 गुणे 60 हो जाएगा। एक ये एम्पियर धारा है और 60 सेकेंड हो जाएंगे 1 मिनट में। तो 1 का गुणा 60 से करेंगे तो 60 कूलाम आवेश आ जाएगा। कितना साथियों? 60 कूलाम आवेश आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं साथियों इसमें ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। एकदम आपको फंसाएगा खूब सवाल, लेकिन आपको फंसना नहीं है साथियों। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न साथियों क्या कहता है। कहता है दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होते हैं। साथियों आपको ये बतलाना है, दो चालक हैं समान दिशा में वो ले जाएंगे तो उनके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालक में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच बोल्टता बढ़ेगी। हमारी बात को समझिए। देखिए एक तार ये है साथियों और एक तार ये है। ये तार में दोनों की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर धारा बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें भी। तो इसमें क्या होगा साथियों? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे, ये इधर की ओर दबेगा और ये इधर की ओर दबेगा, यानी कि ये इधर खींचेगा इसको, ये जो तार है ये इसको। चलिए हम कलर चेंज करके करते हैं साथियों ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तार ए वाला है ठीक, और इसका चेंज कर देते हैं दूसरा कलर। ये हो गया बी वाला तार। बी में भी नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है और ए में भी। जब ऐसी कंडीशन साथियों आती है कि एक ही तरफ धारा बहे, तो ये साथी ए वाला तार जो है इसको अपनी ओर घसीटेगा और बी वाला जो है ए वाले को अपनी ओर घसीटेगा। इस तरीके से एक दूसरे में आकर्षण होगा। यदि धारा विपरीत हो तो दोनों में एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो देखिए आरआरबी जेई में भी पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी जेई ग्रुप डी में भी पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न ये तो हो गया, लेकिन ये कहाँ हुआ है साथियों? ये नहीं हुआ है। कहता विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। साथियों ऐसा प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत धारा बहती है। ऋण आवेश कण है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथियों ये नाभिक में बैठे रहते हैं। इलेक्ट्रोड साथियों किसी भी उसमें छड़ डाला जाता है विलयन में, उसको कहा जाता है, इससे कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की गति से ही वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आप लोगों को सब याद रखना चाहिए। तो देखिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, यानी कि किसके बराबर होता है। आपको याद रखना चाहिए साथियों ये सब चीज। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन डब्ल्यू बाई क्यू, एप्सिलॉन डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू यानी कि किए गए कार्य को आवेश से भाग दे दिया जाए तो साथियों वो जो आएगा वो वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर है? ऑप्शन बी में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है एक संधारित्र, सॉरी संधारित्र नहीं धारित है, एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। सॉरी,
कहता है इसकी क्षमता क्या होगी, जबकि एक धारिता फैराड में है। आपको ये साथियों बतलाना है 10 वोल्ट बराबर क्या होगा, 10 वोल्ट गुणे 1, 10 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। ये 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों, 10 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। अब इसको साथियों आपको लोग को देखना है, तो वोल्ट गुणे 1 कूलाम आवेश और भाग करना है साथियों कितने से, 100 से करना है साथियों, 100 से करना है कितने से, तो 10 बटे, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब साथियों 0.01 फैरड भी होता है, 0.01 फैरड भी होता है, 0.01 फैरड भी हो जाता है। क्यों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। समझ में नहीं आया तो देखिए हम बेसिक से समझा देते हैं। तो देखिए धारिता कितनी होती है, धारिता जो कि फैरड में लिखी जाती है, हम सीधा एफ लिखते हैं। एफ बराबर क्या होगा साथियों, वोल्ट विभवांतर, विभवांतर गुणे कूलाम की मात्रा, कूलाम की मात्रा बटे 100, बटे 100। आप समझ में आया साथियों। तो विभवांतर हो गया 10 और कूलाम की मात्रा साथियों 1 और बटे में 100, 100 एक जीरो से जीरो कट गया, अब नीचे बचा 1/10, 1/10 का मतलब साथियों 0.01 फैरड, यानी कि ऑप्शन सी। अब तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। V/I का मान क्या एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है। साथियों मैंने आपसे कहा था तबीयत कुछ सही नहीं, खांसी ज्यादा है, तो इसके लिए आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, हमने अभी आपसे एक ओम नाम की बला से परिचित करवाया था, परिचित नहीं बल्कि नाम से आप लिया था। तो देखिए एक ओम नाम के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम दिया था, यदि V और I एक स्थिर अनुपात में रहे तो एक वो भैया नियतांक होता है, इसको विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या बेटा कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध। यानी V और I का अनुपात जो है समान रहे तो ये R के बराबर हो जाता है, और R को ये नियतांक कहा जाता है और ये विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, और इसका साइन साथियों ये होता है, इसका मात्रक ओम हो जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओम का नियम ही यही था, V/I बराबर R हो जाता है, या फिर B बराबर IR हो जाता है, ये क्योंकि R उधर गुणा हो, I गुणा हो जाता है R में। ये साथियों ओम का नियम है, आपको जरूर याद रखना चाहिए, अभी आगे कहो क्वेश्चन इस्तेमाल हो जाए इससे संबंधित से। तो देखिए क्या कहता है, आगे क्वेश्चन करते हैं, फर्जी बकवास नहीं करेंगे, आपका समय जाया नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बलों को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। चार्ल्स डुफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज, चार्ल्स कूलाम। तो साथियों कूलाम का नियम है साथियों, क्या नियम है कि सॉरी साथियों, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, खांसी बहुत आ रही, तबीयत सही नहीं। तो देखिए साथियों, उन्होंने नियम दिया कि यदि दो कूलाम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो वो एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, और वो सूत्र साथियों क्या होता है, वो बल का सूत्र होता है। ये क्या है, कहता है वो बल का सूत्र होता है, कहाँ पर लिख दे जगह नहीं, यहां से देखिए वो कहता है सूत्र ये हो गया, F बराबर Q1 गुणे Q2, Q1 गुणे Q2 बटे में R, उनके दूरी का स्क्वायर हो जाता है, और एक नियतांक होता है, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी आपको आवश्यकता नहीं है याद करने की। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न साथियों क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है किसी विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र या बल क्या होता है, दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो साथियों आपको बतलाना है किसके साथ घटता है। तो साथी देखिए दूरी के वर्ग के साथ घटता है, क्योंकि कूलाम साहब ने नियम दिया था F बराबर क्यों, यहाँ पर हम के लिख देते हैं सीधा, के कोई नियतांक होता है, इससे लेना देना नहीं। तो एक हो गया ये Q1 गुणे Q2 और बटे में R का स्क्वायर जो कि दूरी का स्क्वायर है। तो ये कूलाम ने नियम दिया, तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है साथियों,
ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों, एकदम प्राकृतिक तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें भी किसी प्रकार का कोई जिल्लत। तो देखिए कहता कूलाम का नियम क्या कहता है साथियों, कूलाम का नियम क्या कहता है। अभी हमने आपको ये बताया कि दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के और उनके साथ उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो आपको यही बतलाना है साथियों। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल, ये गलत हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण, ये गलत। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के परिमाण आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर कुछ लफड़ा दिया गया है, देखते हैं। पहला वाला सही है साथियों, कहता परिमाण आवेश की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला सही हो जाएगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ गलत बताने के लिए। अभी बताया ही कहाँ था साथियों आपको, तो पहला सही हो जाएगा। ये है कूलाम का नियम साथियों। इसके माध्यम से जैसे कि कोई एक कूलाम है Q1, कोई दूसरा कूलाम है Q2, ये आर दूरी पर रखे हुए, इनका गुणा आपस में कर दिया जाए और उनकी दूरी जितनी उसका स्क्वायर कर दिया जाए। और एक होता है एप्सिलॉन नॉट, ये कूलाम ने खुद दिया था, ये हो जाता है नियतांक। तो उसके बीच में जो बल का अनुभव, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं, वो निकाला जा सकता है। ये हो गया उनका सूत्र साथियों। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, 32 नंबर प्रश्न साथियों। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है मित्रों, कहता है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी। कुल धारा क्या, मतलब उसका क्या मान पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये बतलाना है साथियों। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बतलाना। तो साथियों देखिए सॉरी सर, आपसे माफी चाहता हूं। तो देखिए साथियों, यदि हम स्थिर रखते हुए अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ में जोड़ते जाते हैं, तो साथियों हम लाइन बाय लाइन जोड़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से साथियों विद्युत धारा घटती जाएगी, क्योंकि कितनी दूर तक जाएगी ये हम नहीं बता सकते। इस प्रकार वैद्युत धारा जो है घटती जाएगी। एक बल्ब यदि हम यहाँ पर लगा दिए, फिर से एक लगा दिए, फिर से एक लगा दिए, फिर से एक लगा दिए, तो वैद्युत धारा उस तार से तो उतनी ही आ सकती है जितना कि उसकी क्षमता है, और हम बल्ब ठोकते जा रहे हैं, तो इस तरीके से घट नहीं जाएगा वैद्युत। बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम प्राकृतिक तरीके से पढ़िए ताकि जो याद रहे हमेशा। कहता इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों है। तो देखिए न्यूट्रल को साथियों नीला दर्शाया जाता है, न्यूट्रल को नीला दर्शाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय में साथियों न्यूट्रल को काला दर्शाते हैं हम लोग। भारत में हम लोग काला दर्शाते हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय देश के तरीके से बात आती है, इंटरनेशनल के रूप में, तो नीला दर्शाया जाता है न्यूट्रल को। और हम लोग अपने राष्ट्रीय अनुसार काला दर्शाते हैं, और लाल को फेस दर्शाते हैं, हरा को साथियों अर्थिंग दर्शाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। वैद्युत परिपथ में क्या क्या होता है साथियों। वैद्युत परिपथ में देखिए विद्युत घटक, संयोजी तार, प्लग, कुंजी तो होता है, लेकिन बैटरी कहाँ गया, ये गलत हो गया, अधूरा जानकारी दे रहा। विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल यानी कि बैटरी, तो कुंजी कहाँ गया, ये एक चीज दे के दे रहा है, ये गलत हो गए। विद्युत घटक एवं संयोजी तार, दो चीज कहाँ गए, बैटरी और कुंजी। विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग, कुंजी। तो देखिए संपूर्ण जानकारी ऑप्शन डी के माध्यम से मिली है हमको। तो ऑप्शन डी साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप सभी के सामने साथियों। 35 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 1। 1, 2, 3, 4 आपको समझना है साथियों। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो साथी केवल दो प्रकार के होते हैं विद्युत परिपथ, एक खुला एक बंद साथियों। विद्युत परिपथ दो प्रकार के, एक खुला एक बंद। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। देखिए
आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न आ गया आप सभी के सामने। कहता एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या रहता है साथियों? बदलता रहता है, स्थिर रहता है, या बढ़ता है, या फिर घटता है साथियों? आपको सब बतलाना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए आपको साथियों कि कैसा होता साथियों। कभी भी वोल्टेज और दुष्ट धारा का जो वो होता है अनुपात यानी कि रेशियो, ये कभी भी इधर उधर नहीं होता, यानी कि एक समान स्थिर रहता है, यानी कि रुका रहता, समान रहता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों देखिए, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो इस बार भी आने की प्रबल संभावना है साथियों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कहता है चित्र में दिखाए गए संकेतों को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, प्लग कुंजी, विद्युत बल्ब और बैटरी। तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, ये आपको बतलाना है साथियों। विद्युत बल्ब इसको कहा जाता है, क्या? विद्युत बल्ब कहा जाता है। जबकि प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? देखिए प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है। और प्लग कुंजी को साथियों कैसे दर्शाया जाता है? प्लग कुंजी को साथियों ऐसे दर्शाया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ देखिए ये देखिए प्लग कुंजी को ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गोल गोल होता है और ऐसे, और ये ऐसे उठा होता है, ये हो गई कुंजी। और बैटरी को साथियों ऐसे दर्शाया जाता है। बैटरी ऐसे एक होती है, एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। इसी तरीके से दो तीन भी खींच सकते हैं, वो बैटरी का संयोजन हो जाता है। इस तरीके से बैटरी, इस तरीके से कुंजी और इस तरीके से बल्ब, इस तरीके से प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है जब एक परिपथ में कोई विद्युत प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है? आपको बतलाना चाहिए साथियों, सब ओम के नियम से हैं। ये जितना भी है, मतलब जितना नहीं, ये जो प्रश्न में आ रहे हैं बढ़ते बढ़ते, ये साथियों ओम के नियम का ही पालन कर रहे हैं। और ओम के नियम के हिसाब से साथियों कभी भी मान नहीं धारा का घटता है जब श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला में जुड़ते हैं। सॉरी। तो देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है 10 ओम के प्रतिरोध दो समान हैं, 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समानांतर रूप में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। तो साथियों देखिए, दो तरीके से प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, एक समानांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं वैसे अल्फाबेट तरीके से जुड़ जाते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 ये टोटल जोड़कर लिख दिए जाते हैं वैसे ही। लेकिन जब समानांतर क्रम में जुड़ते हैं तो इनका लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है। यानी कि देखिए पहले यहाँ बात हुई कि ये 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हैं, तो हम 10 के जोड़ लेते हैं, इनका एलसीएम 10 ही हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, यानी कि 2/5। यानी कि अब उसको हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/r लिखते हैं ऐसे पर, तो ये हो जाता है टोटल आर। जब आया हम काटा तो 1/5, तो आर को ऊपर भेजेंगे तो इसको 5 भेज देंगे। उन दोनों को जोड़ने पर आया 5 ओम, उन दोनों को जोड़ने पर आया 5। लेकिन फिर इस संयोजन को जो जोड़ने से आया उसको 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध में ऐसे ही जोड़ दिया जाता है श्रेणी के अनुसार में। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 साथियों। 15 देखिए ऑप्शन सी में साथियों है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? हम आपको लाइए विस्तार से बतला देते हैं साथियों, हमको डाउट लग रहा है इसमें। देखिए साथियों, कोई ऐसा एक प्रतिरोध रहा, वो रहा होगा प्रतिरोध, क्या बोलते, वो रहा होगा वैद्युत परिपथ। इसमें एक यहाँ पर रहा होगा 10 ओम का, कलर चेंज करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध रहा होगा और एक लाइन गई होगी ऐसे, यहाँ पर भी 10 ओम का रहा होगा। इन दोनों को जब जोड़ा हमने तो एक नया चीज बन गया ऐसे, यहाँ पर बन गया ऐसे। और एक यहाँ पर तीसरा रहा होगा कहीं बाद में, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर 5 ओम बन गए।
अब हमने कहीं इसको 10 में जोड़ दिया, ये 10 तीसरा यहाँ पर रहा होगा, तो इसको 2 को जोड़ने के बाद ये 5 आ गया, इस 10 में जोड़ दिया साथियों, वही आ गया 15। क्या आ गया? 15 आ गया, वही सही जवाब है। समानांतर और श्रेणी क्रम में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कहता ये है कि वैद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। विद्युत धारा का एक जो बंद मार्ग हो और सतत हो, सतत का मतलब जो लगातार हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, तो वो साथियों विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत का परिपथ, जहां पर विद्युत गमन करता है वो होता है विद्युत का परिपथ। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों 41 नंबर कहता है, ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है? पीली विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पीली विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पीली थाइल क्लोराइड, पॉलीस्टोरीन क्लोराइड। तो साथियों 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यही तो आपको बतलाना है साथियों। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? जो वायर में घरों के ऊपर बिजली के तारों में परत चढ़ाई जाती है साथियों, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा साथियों? तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R, ये मान लिया ये है, और 3 समान प्रतिरोध हैं, उनको अपॉन में करके लिखना पड़ता है 1/6। ये तीनों 6 ही हैं, 1/6 और 1/6। तो इनका साथियों एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा साथियों कितना? 6 ही, और ऊपर जोड़ देंगे ज्यों का त्यों 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/R का मान आया 1/2। तो R का मान कितना साथियों आ गया? R का मान आ गया 2। तो R का जब मान 2 आ गया तो तुल्य प्रतिरोध भी 2 आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध 2 देखिए ऑप्शन बी में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? तो देखिए 13वां प्रश्न, 43वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है किरचॉफ वोल्टता नियम के किसी भी समृद्ध पास में सभी प्रकार आई आर, आई जो है धारा है, आर प्रतिरोधकता है, तथा ईएमएफ जो कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल का बीजीय व्यंजक होता है। शून्य, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, बैटरी ईएमएफएस द्वारा निर्धारित। साथियों देखिए, एक थे साथियों कौन? किरचॉफ व्यक्ति थे, एक नियम दिया था, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। यदि एक जंक्शन पॉइंट है, यहां से एक तार लाया गया, यहां से मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा आ रही और 2 तार निकल गए, तो एक में 3 जाएगी और एक में 2 ही जाएगी, यानी कि जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी, वो कितने तारों में बट के जाए वो मायने नहीं रखता है, और इस संधि पर हमेशा शून्य ही धारा बचेगी। तो इस प्रकार शून्य सही जवाब हो जाएगा। ये किरचॉफ का नियम है साथियों। किसका? किरचॉफ का नियम है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है जो काउंट करता है बहुत सारे क्लॉक पल्स को, जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग एक बेसिक में किया जाता है। खाली स्थान को भरिए साथियों, खाली स्थान को भरना है साथियों, जो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप में होता है, नैंड गेट में नहीं होता साथियों। नैंड गेट यहाँ भी है, फ्लिप फ्लॉप टोगल नहीं होता है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को आप इग्नोर करते चलिएगा, ऐसा प्रश्न ज्यादा नहीं साथियों आते हैं इसमें ग्रुप डी में। तो देखिए ये क्योंकि गेट से संबंधित प्रश्न था, लेकिन आ भी सकते, हम कह नहीं सकते साथियों। तो देखिए कहता है नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान पता कीजिए। 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान पता करना है।
यहाँ पर 6 ओम है साथियों, यहाँ पर क्या है 6 ओम है साथियों। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो हो जाता है ये साथियों बड़ा टाइप का हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा टाइप का हो जाता है इसका सॉल्यूशन। तो हम फिर भी आपको मोटे तौर पर समझाना चाहते हैं। जब इसको हम इसको इसको जोड़ेंगे, ये तो देखिए श्रेणी क्रम में है और ये दो समानांतर क्रम में, एक दूसरे के समानांतर क्रम में, इन सभी को जोड़कर जब 6 वाले में हम लोग लाएंगे साथियों, तो यहाँ पर जितना भी आएगा 10 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और ओम ने नियम क्या दिया है, ओम ने नियम दिया है V बराबर आई आर। आई आर आर ओ भी आपको दिया है, तो आपको करंट का मान पता करना वो हो जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो साथियों 0.55 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, आप समझिए ओम के नियम से करना है आपको। आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर सही बतला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम कर देंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है साथियों? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। ताकि साथी विभवांतर बना रहे, यानी कि वैद्युत धारा लगातार बहती रहे और इलेक्ट्रॉन को ढकेलती रहे, यानी कि वोल्ट उत्पन्न करने के लिए। वोल्टेज क्या है साथियों? वोल्टेज वह धक्का व बल है जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जब इलेक्ट्रॉन साथियों चलता है तो वैद्युत धारा का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार बैटरी साथियों विभवांतर उत्पन्न करने के काम में लाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, कितने तरीके से आपको हम बतला दें। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है 47 नंबर, इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है? क्रियाशील घटक है ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, धारित्र और प्रेरित्र। तो साथियों आपको बतलाना है इनमें से कौन क्रियाशील है। तो साथियों ट्रांजिस्टर जो है क्रियाशील है, क्रियाशील घटक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों एसी परिपथ यानी कि ए और सी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि साथी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कोई दिक्कत? एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? प्रतिरोध और प्रेरकत्व, प्रेरक, केवल संधारित्र, केवल प्रेरक, केवल प्रतिरोध। तो किसके द्वारा होती है साथियों? आपको ये बतलाना चाहिए। तो साथियों प्रतिरोध के ही द्वारा होती है साथियों। यहाँ पर किसके द्वारा? प्रतिरोध। जो वैद्युत धारा का विरोध करे वैसे गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। जो विद्युत के प्रवाह में विरोध करे या विद्युत धारा के प्रवाह के पथ में विरोध का उत्पन्न हो या विरोध पैदा करे वैसे गुण को साथियों प्रतिरोध कहा जाता है। क्यों साथियों? आप देखिए साथियों व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग, व्हीट व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किसके मापन में किया जाता है साथियों? आपको ये बतलाना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। तो इनका प्रयोग साथियों प्रतिरोध यानी कि आर के मापने में किया जाता है। किसका? आर। प्रतिरोध का मान कहाँ पर? ये साथियों दिया हुआ है। प्रतिरोध के मान को नापने में किया जाता है। एक चित्र होता है चतुर्भुज टाइप का, ऐसे करके ऐसे बना होता है। यहाँ पर साथियों डायगोनल भी खींचे हुए, तो ऐसे ऐसे होता है। वहीं से प्रतिरोध का मान का मापन होता है साथियों। ये व्हीट स्टोन सेतु द्वारा पता किया जा सकता है। तो देखिए साथियों 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 70 प्रश्न पूरे कराएंगे साथियों आपको हम। कितने? 70 प्रश्न कराएंगे, जो कि बहुत ही फेमस प्रश्न है। और आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार आपको क्लासें मिलेंगी। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जो भी है रेलवे का, सबकी आपको मिलेंगी। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो भैया क्या होगा? यही तो आपको बतलाना है। क्या होगा साथियों? बिजली प्रवाहित ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा साथियों, कुछ नहीं होगा। यदि हम उस ये प्रवाहित है और ये है, इसको हम जोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फेस ही फेस है। यहाँ पर बताया गया यदि समान छात्र सॉरी समान क्षमता की दो आवेशित क्षण, आवेशित क्षण तो हो उसमें समान मात्रा में है तो कहाँ पर होगा?
यानी कि कुछ डिसबैलेंस होना चाहिए, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो देखिए हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, एक ये वस्तु है सॉरी बच्चों बहुत परेशानी है हमको भी, एक ये वस्तु है। यदि ये क्षमताएं दोनों की समान है, हम यदि इनको तार से जोड़ देते हैं, इसमें भी उतना ही आवेश है उसमें भी उतना आवेश, तो ये एक दूसरे में प्रवाह ही नहीं होगा। यदि हम क्षमता कम रखते, यदि इसकी क्षमता ज्यादा होती और इसकी कम, दोनों को जोड़ देते, तो साथियों इसका आवेश इसमें जाने लगता, जिसका खाली होता, जिसमें कम होता उसमें जाने लगता। क्यों साथियों, ऐसा होता कि नहीं? तो साथियों वैद्युत उत्पन्न हो जाती। तो इस तरीके से बिजली नहीं प्रवाहित हो पाएगी साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है? साथियों सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान साथियों क्या होता है? एक ही रहता है, ये बता चुके हैं भी उसके किसके नियम से, ओम के नियम से, V बराबर आई आर के नियम से। जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो साथियों तब धारा समान रहती है, और जब समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब विभवांतर समान रहता है। ये बात आपको सदैव याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक ही रहती है धारा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त से हो रहा है? वामावर्त, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों है। इसमें कोई भी बच्चा तब तक गच्चा खा सकता है, बच्चा खाएगा गच्चा जब तक उसका कंसेप्ट नहीं होगा पक्का, जब तक के उसका कंसेप्ट नहीं होगा पक्का तभी से बच्चा खाएगा गच्चा। तो वो कैसे साथियों, देखिए वामावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पर आपको कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही है जो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही हो। साथियों घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, लेकिन ये मत कहिएगा ये ऐसे चली, वो घूम के आई है धारा, देखिए यहां से आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे सॉरी बच्चे। तो देखिए एक नियम ये है साथियों, जिधर धारा चलती है उसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन चलता है। यदि धारा इधर चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का गति इधर होगी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर जब धारा इधर चल रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा होगा, कहीं ना कहीं पाबंद पास का निर्माण कर रहा होगा। वो उसके किसके नियम से साथियों? किरचॉफ के नियम, किसका पता नहीं, याद नहीं आ रहा, किसी का नियम था, बंद पास का निर्माण करेगी। क्यों? किरचॉफ का दूसरा नियम या कोई नियम है, हाँ दो नियम दिए हैं, एक संधि का नियम, एक बंद पास का नियम। तो ये इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत हो जाएगी उसके धारा की। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन साथियों ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो वामावर्त गति हो रही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब मेंस यानी कि मुख्य तार से ली गई वैद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे साथियों अभिधारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिधारण कहा जाता है सॉरी बच्चे, अभिधारण कहा जाता है। तार से आग लगने से, अतितापन के कारण से जो आग लग जाती है उसे अभिधारण कहा जाता है। ये सदैव आपसे वो उष्मा के कारण गर्म हो जाता है, इसे अतितापन कहा जाता है। विद्युत भरण क्षरण हो जाता है, विद्युत प्रघात यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे कहा जाता है। आपको याद रखना चाहिए। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। कहता है परिपथ में, किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है साथियों? श्रेणी श्रेणी में तो केवल एक ही होता है, इसे एक ही होता है, इसी में सब जुड़ा होता है। जैसे ये गोल बल्ब, ये सब एक ही लगातार जुड़े हुए होते हैं, तो श्रेणी सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी बच्चे इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं अभी तक हम उठाए हैं जो कहीं ना पूछे नहीं गई हो रेलवे के एग्जाम में। कहता कौन सा उपकरण परिपथ में वैद्युत धारा का मापन पता लगाता है? यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। देखिए विद्युत धारा का मापन तो अमीटर करता है, विद्युत धारा का मापन तो अमीटर करता है, लेकिन पता लगाता है साथियों गैल्वेनोमीटर। कौन? गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि धारा का मापन अमीटर से किया जाता है।
और वोल्ट मीटर का मापन साथी वोल्ट मीटर से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है, जबकि किस टर्मिनल को दर्शाती है ये मायने रखता है साथी। आपसे ये पूछ रहा किस टर्मिनल को दर्शाती है। देखिए प्रतिरोध में साथियों जैसे कि कहीं ना कहीं ऐसे होता है, ऐसे ये होता है सेल या बैटरी का निशान। तो ये एक टर्मिनल लंबी रेखा है और ये एक छोटी रेखा है। तो ये छोटी रेखा माइनस को दर्शाती है, बड़ी रेखा प्लस को यानी कि धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करते हैं साथियों। तो यदि यह वीडियो साथियों अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। कहता है बल्ब यदि कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब के साथ क्या होगा? साथी जैसे समानांतर क्रम का मतलब होता है एक ये बल्ब लगा, इसके नीचे एक ये बल्ब लगा और एक ये। यदि ये फ्यूज होता है, ये फ्यूज होता है, एक फ्यूज हो जाए तो दो पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, बाकी सब जलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा साथी। क्यों? अन्य सभी जलते रहेंगे। एक के फ्यूज हो जाने से समानांतर क्रम में नहीं जलना बंद हो गए। यदि श्रेणी क्रम होता तो वहां पर जलना बंद हो जाते बच्चे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एसी और डीसी किसके प्रारूप है साथियों? चार्ज के, वोल्टेज के, पानी के, हवा के। तो ये साथी वोल्टेज के प्रारूप हैं। क्या है? वोल्टेज यानी कि विभवांतर। विभवांतर के प्रकार हैं अल्टरनेटिव करंट और ये यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अल्टरनेटिव डी अल्टरनेटिव हो जाएगा। क्यों साथियों? अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता। ये साथी एक प्रकार से चार्ज के भी प्रकार हो जाते हैं। ये एक प्रकार से चार्ज के प्रकार भी हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज का प्रवाह वैद्युत धारा कहलाता है। क्योंकि चार्ज का प्रवाह जो है वैद्युत धारा कहलाता है। धारा को करंट भी कहा जाता है। करंट दो प्रकार की, प्रत्यावर्ती और डिस्ट धारा। तो साथी ये इसके भी हो सकते हैं और इसके भी, लेकिन आमतौर पर इसके माने जाएंगे। साथी इसमें आप वो कर सकते थे, लेकिन इसका सही जवाब आयोग द्वारा जो माना जाएगा वो यही माना जाएगा, क्योंकि ये फेमस है चार्ज के प्रवाह है। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को साथियों ओम के नियम ऑप्शन में नहीं है। केपलर का नियम ग्रहों से संबंधित है। लेबर्ट का नियम है नहीं। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से उत्पन्न हुई प्रेरित धारा से संबंध रखता है। तो जूल का नियम हो जाएगा सही जवाब साथियों। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं जूल का नियम तो बच्चे उससे होना चाहिए साथियों। इससे जूल का नियम उससे होना चाहिए। इसका भी सही जवाब जूल का नियम ही है। मैंने कंफर्म कर लिया। इसका कंफ्यूजन था इसमें थोड़ा सा। जूल का नियम ही सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया। कहता है, देखिए क्या कहता है साथियों। कहता यह है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। 60 वोल्ट हो जाता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता तो वैद्युत धारा कितनी बढ़ेगी? साथियों आपको ये बतलाना है। ये आपको बतलाना है कि यदि, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बतलाया था, एक फॉर्मूलाज बतलाया था। ये वाला कौन सा वाला? क्यू वाला। क्यू वाला यहाँ पर समय दिया है कि नहीं, विद्युत धारा हो जाती है उसका विभवांतर बढ़कर ये हो जाता है। तो आपको साथियों ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए? 165 तो हो गया है, 165 तो हो गया है साथियों। तो देखिए साथियों ऐसे प्रश्नों में आपको ओम का नियम पहले लगाना चाहिए। तो पहले देखिए ये हीटर 4 एम्पियर की धारा दी जाती है तो 60 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध साथियों देखिए उसका नियम क्या है, बी बराबर आई आर। बी बराबर आई आर, आई को हम बी के नीचे भेज देंगे
तो आर का मान पता चल जाएगा किसका। तो देखिए वोल्ट है 60 और आई हो जाएगा 4, तो 15 चौकू 60 यानी कि 15 प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा। इसको हम साइड में लिख देते हैं। आर का मान कितना हो जाता है साथियों, 15 हो जाता, 15 ओम। अब यही 15 ओम यहाँ पर हम देख लेते हैं तो धारा कितनी हो जाएगी, V बराबर आई आर, फिर से लगा देते हैं। धारा देखना है, इस बार आर को नीचे भेज देंगे तो साथी V बटे आर बराबर आई हो जाएगा। तो आई का मान देख लेते हैं, V का मान साथियों अब हो गया 165 और आर का मान आपको यही लेना है 15 साथियों। कितना, 15 दिया हुआ है, 15 एकम 15 और फिर से एक बचेगा, इधर दिया 15 एकम 15। तो साथियों 11 एम्पियर की धारा बढ़कर हो जाएगी 4 एम्पियर से 11 एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। थोड़ा सा इसमें हम भी बहक गए थे, लेकिन जज्बातों में आपको नहीं बहकना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है इस बार। इस बार नहीं तो किस बार होगा बच्चे, इस बार नहीं तो कभी नहीं। काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो तुरंत। तो देखिए 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर 11,000 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए साथियों। तो देखिए साथियों एक और होता है शक्ति, वाट उसका मात्रा होता है शक्ति बराबर, शक्ति को हम लोग दर्शाते हैं P से, P बराबर वी आई, ये होता है सूत्र, ये होता है P बराबर वी। आपको जितने भी सूत्र हैं साइंस में याद करके जाना चाहिए और उन पर एक दो वो लगा कर जाना चाहिए, नहीं तो आगा गया अगर वहां पर अचानक से आप क्या करेंगे। तो देखिए V का मान तो हमको दिया और शक्ति का मान दिया है, धारा का मान नहीं दिया। धारा शक्ति का मान है साथियों कितना, हम इस फॉर्मूला को P बराबर शक्ति बराबर पावर बराबर वी आई यहाँ पर लिख दे। शक्ति का मान दिया है 1100 वाट, 1100 वाट और इधर विभवांतर का मान दिया है 220 वोल्ट गुणे में आई है। तो आई का मान हमको पता चल जाएगा, जीरो से जीरो गया, 11 एकम 11 और 11 दूना 22 साथियों, और यहाँ पर 10 बचा, 10 दो पंजे 10। तो साथियों 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी जो कि ऑप्शन सी में सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है 10 प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। कौन नहीं कर लेगा साथियों, थोड़ा सा दिक्कत है बच्चे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। हम दवाई बहुत सख्त लेके आए हैं, डॉक्टर से कह के आए हैं कि हमको क्लास लेना होता है, बढ़िया दवाई दीजिए। तो देखिए साथियों इसमें भी ओम का नियम लगा दीजिए। क्या है पता करना है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब यहाँ पर R दिया है और V दिया है, V दिया है, पता करना है साथियों I। तो R को नीचे इधर भेज दीजिए, V बटे R हो जाएगा। I पता करने के लिए V के नीचे R को भेज दीजिए, तो V का मान 140 और R का मान 10। तो ये हो गया, जीरो से जीरो कटा, 14 एम्पियर की धारा आ गई कहां पर, ऑप्शन ए में। 14 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, 63 नंबर। थोड़ा 70 प्रश्न करवाएंगे, 63 हो गए, केवल 7 प्रश्न बचे हैं साथियों। 70 में से 7 प्रश्न केवल बचे हैं, रुक जाइए थोड़ी देर। कहता देखिए एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश ई, तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी। तो साथियों देखिए यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है साथियों वो ई है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों में कितने, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें हो जाएगा ई, और कितने समय में, तो ये हो गया आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो आवेश गुणे टी, आवेश गुणे टी साथियों क्या कहलाता है, आवेश गुणे टी साथियों क्या कहलाता है। अभी हमने आपको बतलाया था क्यू बराबर आई गुणे टी सॉरी बच्चे, क्यू बराबर आई गुणे टी होता है, क्यू बराबर आई गुणे टी। तो ये हो गया क्यू, ये यानी कि आवेश हो गया। यदि हम टी को नीचे भेज देते हैं,
टी को नीचे भेज दे देते हैं तो ये आई का मान नहीं हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, आई का मान। लेकिन हमने आई को भी भेज दिया नीचे, तो साथियों ये हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, एक इलेक्ट्रॉन में बहने वालों की संख्या, यानी कि आई गुणे टी बटे ई, ये हो गया आवेश। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यदि न्यूमेरिकल आता तो हम आपको इससे बेहतर तरीके से समझा सकते थे, ऐसा हमको लग रहा है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, घबराइए मत। जो आएगा ये ऐसे प्रश्न आएंगे साथियों। कहता है जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट वोल्टेज का होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता रहेगा। तो साथियों ओम के नियम से लगाना है साथियों। यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर होता है ओम का नियम। पता पहले आर निकाल लीजिए। आर जब निकालेंगे साथियों तो यहाँ पर 60 पहले था, पहले 60 वोल्ट था, 4 एम्पियर की धारा। तो साथियों देखिए 4 15 चौको 60 यानी कि 15 ओम जो निकाला आपने, आर का मान, प्रतिरोध का मान वो निकाला 15। अब लेकिन वोल्टेज का मान 157.5 हो गया है, तो अब आपको धारा निकालना है, जबकि आर का मान। फिर से अब यहाँ पर आर को नीचे इसके भेज देंगे तो आई का मान पता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 157.5 वोल्टेज लेना है, 157.5 वोल्टेज और बटे में 15 आर लेना। जब इसको हम लोग काटेंगे साथियों तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये कौन वाला है 64 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब आ जाएगा। तो साथियों इतना ही आ जाएगा 10.5, यानी कि 15 से काटेंगे 15 दहम 150, 15 दहम 150, 7.5 बचा, 15 का आधा होता तो 10.5 हो जाएगा। ऐसे ही तो ऑप्शन ए जो है साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, हम आशा करते हैं आपको। तो देखिए 65 नंबर, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्टेज बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रृंखला यानी कि सीरीज में 10 और 20 जोड़कर 30 हो गया ये ओम, और 6 वोल्ट की वो है। तो साथियों अब बताइए विभवांतर, ये आर का मान हो गया 30 ओम, टोटल 30 हो गए, और V का मान 6 है। तो I का मान आपसे पूछ रहा, I का मान हो जाएगा B बटे I, ये होता है साथियों V बटे R, सॉरी ये होता है ओम के नियम से, ओम का नियम है ना साथियों। तो 6 बटे 30 हो जाएगा, कितना 6 बटे 30, तो 6 बटे 30 साथियों, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 5 दूनी 10 यानी 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है साथियों। देखिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन ए देखिए एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ओम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम। तो साथियों आपको सभी को बतलाना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ओम का नियम तो V बराबर आई आर है, जबकि उष्मा पे ये नियम लागू नहीं होता है। न्यूटन का नियम बल से है, फैराडे का नियम ट्रांसफार्मर से है, बच गया जूल का नियम। यही साथी आंसर हो जाएगा। आपको यदि कोई प्रश्न ना है तो ऐसे करना चाहिए, ओम का नियम V बराबर आई आर है साफ साफ, न्यूटन का नियम गति और बल से है, फैराडे का नियम ट्रांसफार्मर से है। तो कौन बच गया, इसी को आंसर मार दीजिए जो बच गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1/4, आधा, 2 गुना, 4 गुना। साथियों ये भी प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को टेक्निकल कहा जाता है। साथी देखिए यदि सॉरी बच्चे, कहता है देखिए कोई तार है, ये तार है, ये व्यास है, इसके व्यास को आधा कर दिया जाए यानी कि इतना कर दिया जाए, तो इसमें अब करंट का मान कितना होगा। तो साथियों उसका आधे का आधा हो जाएगा, यानी कि 2 बार आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा साथियों। 1/4 2 बार आधा आधा हो जाएगा, पहले 1/2, फिर से 1/2 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? मूविंग आयरन प्रतिकर्षण प्रकार का वोल्ट मापी द्वारा, अस्थाई चुंबक प्रकार का एमीटर द्वारा, अस्थाई चुंबक प्रकार का एमीटर द्वारा, और इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर द्वारा, प्रेरण एमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? प्रेरण एमीटर के द्वारा की जाती है। किसके? प्रेरण एमीटर के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 69 नंबर का था, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा से जुड़ता है। साथियों फिर से वही उसी प्रकार का प्रश्न, आर का मान आ जाएगा 15 चौकू 60, आर का मान आ गया 15। अब इस बार ओम का नियम लगाना है, बी बराबर आई आर। आर जब आई का मान पता करना है तो आर चला जाएगा भी के नीचे, आई का मान। लेकिन इस बार वोल्ट का मान 172.5 लेना है, तो 172.5 हो गया ये, और बटे में साथियों 15 रख देना है। तो जब बटे में हम लोग 15 रख देंगे तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 15 दहम 150, 15 एकम 15। तो साथ ही 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा, जो कि 11.5 ऑप्शन में है। यदि कुछ और 11 के साथ दो विकल्प होते तो हमको चेक करना पड़ता। सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों अंतिम प्रश्न है, आप इसको भी करते जाइए। इसको ऐसा करिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए, और यह वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लगता है साथियों, हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और मेहनत कर पाते हैं साथियों। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।